अमेरिकी क्रांति की एक ऐसी जीत जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन इस जीत तक पहुंचने के लिए पहले हमें उस तबाही को समझना होगा जिसने इस क्रांति को लगभग खत्म ही कर दिया था। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये कहानी है हार के मुंह से जीत को छीन लाने की। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। सोचिए, बस एक लड़ाई, एक सरेंडर और दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों था? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्रांति उस मोड़ पर, उस करो या मरो वाले पॉइंट पर पहुंची ही कैसे, जहां सब कुछ दांव पर लगा था। तो 1777 में दांव पे क्या लगा था? जवाब है सब कुछ। सेरेटोगा की जीत ने एक बहुत बड़े खिलाड़ी को इस जंग में खींच लिया, और वो था फ्रांस। और सच कहूं तो अगर फ्रांस की मदद ना मिलती तो अमेरिकी क्रांति शायद इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा जिक्र बनकर रह जाती। लेकिन इस शानदार जीत को समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 18 महीने, एक ऐसी कहानी की तरफ जो तबाही, बीमारी और आपसी फूट से भरी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने इस विद्रोह को ठीक से शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म कर दिया था। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही बड़े प्लान से, एक सीक्रेट मिशन जिसका मकसद था कनाडा को अपनी 14वीं कॉलोनी बनाना। सुनने में तो ये बड़ा जबरदस्त लगता है ना, पर यही साहसिक कदम अमेरिकी क्रांति की पहली और शायद सबसे बड़ी तबाही बन गया। शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी। 1775 के पतझड़ में अमेरिकी फौज ने कनाडा पर हमला किया और मॉन्ट्रियल पर कब्जा भी कर लिया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर किस्मत पलट गई। 31 दिसंबर की रात बर्फीले तूफान में क्यूबेक पर हमला किया गया और वो बुरी तरह फेल हो गया। और 1776 की बसंत आते आते जो फौज जीतने के इरादे से गई थी, वो भूख, बीमारी और हार से पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी। एक अमेरिकी कर्नल ने तो यहाँ तक लिखा कि कनाडाई लोग हमारे गले कटते देखना चाहते थे और शायद ऐसा करने में खुशी खुशी मदद भी करते। मतलब ये सिर्फ मिलिट्री की हार नहीं थी, ये तो लोगों का दिल और दिमाग जीतने में पूरी तरह से नाकामयाबी थी। अमेरिकी वहां आज़ादी दिलाने वाले बनकर नहीं, बल्कि हमलावर बनकर पहुंचे थे। और कनाडा की इस हार का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा, इसकी आग तो अमेरिकी सेना के अंदर तक फैल गई थी। इसने न सिर्फ सिपाहियों का हौसला तोड़ा, बल्कि उनके बड़े बड़े लीडर्स को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सोचिए, 5200 पूरी की पूरी फौज में से बस इतने ही लोग कनाडा से जिंदा वापस आ पाए। ये कोई विजेता नहीं थे, ये एक तबाह हो चुके मिशन के बचे खुचे लोग थे। और उन 5200 में से भी आधे से ज्यादा, मतलब 2800 सैनिक इतने बीमार या जख्मी थे कि उन्हें फौरन अस्पताल भेजना पड़ा। ये कोई आर्मी नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता अस्पताल बन चुकी थी। उस वक्त के एक चश्मदीद ने इसे सेना नहीं बल्कि एक भीड़ कहा, इंसानी तकलीफों का जीता जागता सबूत। ये शब्द बताते हैं कि उस मिशन की कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी थी। फौज टूट चुकी थी और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो सेना की टॉप लीडरशिप में भी एक अलग ही जंग चल रही थी। 2 टॉप जनरल थे, फिलिप स्काइलर और होरेशियो गेट्स। ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि इनकी आपसी खींचतान ने पूरी अमेरिकी फौज को कमजोर कर दिया था। तो देखिए, एक तरफ थे स्काइलर, जो न्यूयॉर्क के एक अमीर और थोड़े घमंडी आदमी थे, लेकिन उन्हें वॉशिंगटन का सपोर्ट हासिल था। और दूसरी तरफ थे गेट्स, एक चालाक एक्स ब्रिटिश ऑफिसर जो न्यू इंग्लैंड के नेताओं के फेवरेट थे। एक लॉजिस्टिक्स का मास्टर था तो दूसरा पॉलिटिक्स का, और इनकी दुश्मनी ने पहले से ही बिखरी हुई सेना में और भी ज्यादा फूट डाल दी। और हाँ, जब अमेरिकी अपनी ही लड़ाइयों और हार से जूझ रहे थे, उनके दुश्मन चुप नहीं बैठे थे, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों को इस कमजोरी की भनक लग चुकी थी और वो एक आखिरी डिसाइसिव चोट करने का एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे। अंग्रेजों की पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट था ये वाटरवे, हडसन चैम्पलिन पैसेज। आप इसे उस जमाने का सुपर हाईवे समझ सकते हैं जो सीधा कनाडा को न्यूयॉर्क से जोड़ता था। और अंग्रेजों का मानना साफ था, जिसने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया, उसने पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। उनका प्लान बहुत सिंपल था, पर उतना ही खतरनाक भी। इस वाटरवे पर कब्जा करो, जो बागी न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज हैं उन्हें बाकियों से अलग थलग कर दो और बस क्रांति का गला घोट दो। ये सीधे विद्रोह के दिल पर हमला करने जैसा था। तो इस आने वाले तूफान के सामने अमेरिकियों की क्या हालत थी, चलिए देखते हैं। सेना
बिखरी हुई, लीडरशिप आपस में बटी हुई, खजाना बिल्कुल खाली, और उनके उत्तरी किले वो तो खंडर बन चुके थे। मतलब हालात इतने खराब थे कि जिसकी कोई हद नहीं। कॉन्टिनेंटल आर्मी अपने इतिहास के सबसे कमजोर, सबसे टूटे हुए मोड़ पर खड़ी थी। और ठीक उसी वक्त उत्तर की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज हमला करने के लिए तैयार थी। सच में ऐसा लग रहा था कि ये क्रांति का अंत है। तो सवाल बस एक ही था, ये क्रांति अब बचेगी कैसे? इन हालातों में जीतना तो बहुत दूर की बात थी, जिंदा रहना भी नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर साराटोगा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी।